यही राजस्थान की सरजमी थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी जनसभा में उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो आपकी संपत्ति कितनी है, आपका धन कितना है, आपकी दौलत कितनी है, इसका सर्वे किया जाएगा। और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और 18 साल पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहला हक जो है वो यहाँ के देश के माइनॉरिटी, और फिर आगे बढ़कर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि वो जो पहला हक है यहाँ के देश के संसाधनों का वो मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो आपके मंगल सूत्र को भी ले देंगे और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं। और उसके बाद वो घुसपैठिए शब्द का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि घुसपैठियों को भी ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन या वो जो पहले सर्वे करेंगे और उसके बाद ये दौलत दूसरों में एक तरीके से बांटने की बात आ रही है, कहेंगे तो वो घुसपैठियों में भी बांट दी जाएगी। अब इसको लेकर बवाल मच गया है। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपॉइंटमेंट मांग रही है और कह रही है हमारे मैनिफेस्टो में वो लाइन कहाँ है, आप जरा बता दीजिए, हम चाहते हैं। अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन की शिकायत भी कांग्रेस की तरफ से की गई है, लेकिन आज इस पर बहस हो जानी जरूरी है कि 2024 का चुनाव अब क्या मुसलमान और मंगल सूत्र पर लड़ा जाएगा। हम डिबेट की शुरुआत करें, गूंज की शुरुआत करें, उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, और हमारे साथ तस्लीम रहमानी भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और दावा किया कि कांग्रेस अब वाम पंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है और आपकी संपत्ति हड़प कर घुसपैठियों में बांट देगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? सिर्फ संपत्ति के बंटवारे का ही आरोप पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नहीं लगाया, बल्कि मां बहन का सोना हड़पने का भी आरोप लगा दिया। कहा कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी कांग्रेस बचने नहीं देगी। कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। कांग्रेस और पीएम मोदी ने ये आरोप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 9 दिसंबर 2006 में दिए बयान को आधार बनाकर लगाए हैं, जब 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की 52वीं बैठक को मनमोहन सिंह संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हमारी प्राथमिकताएं हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए।
पीएम ने निशाने पर मनमोहन सिंह को लिया तो बीजेपी ने 2006 का मनमोहन सिंह का बयान जारी करने में देर नहीं की। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. साल पहले दिया गया बयान, 2024 का लोकसभा चुनाव, और इस बीच में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये मैनिफेस्टो में कहा गया है कि आपकी संपत्ति का लेखा जोखा रख लिया जाएगा और उसके बाद ये संपत्ति बांट दी जाएगी। और वो पूछ रहे हैं कि क्या आपकी गाड़ी कमाई घुसपैठियों में बांटना आपको मंजूर है। इसी पर आज की बहस है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे। आरोप आपके ऊपर विपक्ष ये लगा रहा है कि आप, चूंकि फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट ज्यादा नहीं था, आपको हार का डर सता रहा है, इसीलिए मामला हिंदू मुसलमान पर लाया जा रहा है। रूबिका जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को राम राम। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हमने कहा है वो तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होते हुए आज जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है वो हूबहू मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो दिखता है। मैं आपको एक के बाद एक उसकी बातें भी बताता हूँ। इसी मैनिफेस्टो में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित 3 तलाक है उसको वापस लाने की बात की गई है। इसी मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि माइनॉरिटी जमात से जजेस बनाए जाने चाहिए। इसी मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि किस प्रकार से हेट स्पीच अगर माइनॉरिटी पर हो उस पर तो कार्रवाई और कानून होना चाहिए। और इन्हीं के नेता, इन्हीं के साथी जब सनातन धर्म को, हिंदुओं को गाली देते हैं तो इसके ऊपर ये लोग मौन रह जाते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, 16 मार्च 2024 का राहुल गांधी का बयान देख लीजिए या इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, दोनों जगह उन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे, देश में कितनी संपत्ति है इसका जायजा लेंगे और फिर इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। और ये रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा इसका भी फॉर्मूला कांग्रेस ने पहले बताया। मैं कोई झूठ बात नहीं कह रहा हूँ, आपने तो केवल मनमोहन सिंह का वो बयान सुनाया। सुन लीजिए, वो पीएम का अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 2024 के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई बिंदु है, ऐसा कोई पॉइंट है। मैं वही कह रहा हूं ना, आप बताइए कौन से और मैनिफेस्टो में शरिया की वकालत की गई है। वो क्या दिखाएंगे, वो जाएंगे दिखाने के लिए तो खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। हो सकता है खड़गे जी को पता नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। हमारा मैनिफेस्टो हाउसिंग फॉर ऑल, टैप फॉर ऑल, वहां पर क्या बात हो रही है गाजा की, वहां पर क्या बात हो रही है शरिया के कानून को लागू करने की, वहां पर क्या बात हो रही है कि संविधानिक जो यूसीसी व्यवस्था है उसका विरोध करने की, वहां पर क्या बात हो रही है 370 हटाने के विरोध में उसको वापस लाने की। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए रूबिका जी, क्योंकि मेरा ऑडियो लाइन बहुत खराब है, आपके जो पैच किया हुआ है, तो 10 सेकंड और केवल दे दीजिए। मैं आपको प्रूफ के साथ कुछ बताना चाहता हूं। मैं केवल मनमोहन सिंह के 2006 के बयान की बात नहीं कर रहा हूं, सारे मीडिया चैनल केवल वही बयान कोट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस का तेलंगाना का 2018 का मैनिफेस्टो, उसमें कांग्रेस बोलती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम लोगों को ही देंगे। उसमें कांग्रेस बोलती है हम मस्जिदों को ही केवल बिजली देंगे। फिर उसके बाद 2012 का कांग्रेस पार्टी का अधिकृत मैनिफेस्टो, हम 9% प्लीज 9% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, ओबीसी रिजर्वेशन में से निकाल के। देश में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देना गुनाह है, गलत है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस बार-बार आप पर सवाल पूछ रही है कि क्या ये 2024 के मैनिफेस्टो में कहीं इसका जिक्र है। 2019 चला गया, उससे पहले के चुनाव जो है चले गए, अभी के मैनिफेस्टो में कहाँ इसका जिक्र है। वो ये कह रहे हैं बताइए ना, वो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आप लोगों से। अब आप मुझे बता दीजिएगा। सुनिए, आप मुझे प्रूफ, मैं एक सेकंड नहीं, उससे पहले शहजाद प्लीज सुनिए ना, मैं खुद बाहर हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके जो आरोप हैं और आप जो सफाई दे रहे हैं उस पर पहले अनुराग भदौरिया अपनी बात करते हैं और फिर मैं आऊंगी ना मैनिफेस्टो वाले बिंदु पर वापस आ जाऊंगी। अनुराग भदौरिया नहीं, इसी पे एक बिंदु ले लीजिए, शहजाद पूनावाला और पूरी बीजेपी ले लीजिए। शहजाद मैंने आपको पूरा टाइम दिया, मैं आ रही हूँ ना, रुक जाइए ना, सब्र कीजिए। नहीं, सब्र कीजिए, नहीं एक सेकंड, सब्र कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगी पूरा मौका। लेकिन अरे कोई अन्याय नहीं है सर, सुनिए मैं आपके पास ही आ रही हूँ। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए आप।
बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहे हैं, जो असल काम हुआ है वो बीजेपी के दौरान हुआ है। आप यहाँ पर उनको आसमान दिखाते रहे, बड़े बड़े वादे करते रहे, लेकिन उन वादों को पूरा किसी और ने नहीं किया। आज पीएम मोदी गिना रहे थे, हज कोटा गिना रहे थे, बगैर महरम के महिलाओं का हज पर जाना गिना रहे थे, बाकी तमाम दूसरी सहूलतें मुसलमानों को जो मिली है मोदी सरकार में वो गिना रहे थे। आप सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जनता ने नकार दिया है। जो वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के उदासीन हो चुके थे, उनके कार्यकर्ता घर से निकल नहीं रहे हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं है। उनकी पार्टी बुरी तरह से हार रही है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 10 सालों में जनता की बात नहीं की है, दलों की बात की है। कभी हमारी बात करेंगे, कभी उनकी बात करेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं करेंगे। 1950 की करेंगे, 1990 की करेंगे, 2012 तक की करेंगे, लेकिन 14 के बाद जनता की परेशानी के बारे में वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। जैसे मेरा एक मित्र कल मुझे मिला तो मैंने बोला क्या खबर है, तो उसने बोला कल शाम मेरी गली में भारतीय जनता पार्टी, कल शाम मेरी गली में एक नेता आए, बोले हाथ जोड़ के मुझे वोट दे दो। मैंने उनसे बोला आप किसानों का दर्द ले जाओ, महिलाओं की तकलीफ ले जा, युवाओं की परेशानी ले जा। तो वो बेचारे सन्नाटे में आए और मुझसे हाथ जोड़े और हमने उनको बोला बाय 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 बाय। वो चले गए, क्योंकि वो ना तकलीफ लेना चाहते हैं किसानों की, ना कोरोना का दर्द लेना चाहते हैं, ना जो महिलाएं हैं उनकी तकलीफ सुनना चाहते हैं, ना जो युवा है, जो छात्र है, उसकी उदासी के बारे में सुनना चाहते हैं। कुछ नहीं सुनना चाहते और ना उनकी समस्या का समाधान करना चाहते। तो ये जो समस्याएं हैं, इस समस्या पे बात ना हो जाए, इस समस्या पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए दुनिया भर की समस्याएं नहीं पैदा करती है भारतीय जनता पार्टी, नई समस्या पैदा कर रही है। क्योंकि वो समस्या इसलिए पैदा कर रही है कि मूल मुद्दों पे जनता का ध्यान नहीं रहे। लेकिन जनता इस बार बहुत समझदार है। जनता आप कह रहे हैं ये मूल मुद्दा है। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का मूल मुद्दा ये है कि आप लेफ्ट की विचारधारा को अपनाते हुए, कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा को अपनाते हुए, आपकी मेहनत की कमाई, आपका गहना, आपका जितना जमीन जायदाद है उसका सर्वे करेगी और उसके बाद वो सब में एक सरीका बांट लेगी। लेकिन यहाँ कोई मेहनत नहीं देखी जाएगी कि किसने किसकी मेहनत कितनी की है और कितना कमाया। मुझे इस पर जवाब दीजिए ना, जो आरोप आप पर वो लगा रहे हैं, क्या ये होगा? जवाब दे रहा हूं। इस देश, सुनिए, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की थी, नहीं हुई ना। अब हमारी सरकार आएगी तो होगा। 1% लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है। क्यों है भाई? और लास्ट 10 सालों में धन्ना सेठों की 280% संपत्तियां बढ़ी। क्यों बढ़ी भाई? किसान की इनकम दोगुनी नहीं हो सकती, किसान की अपनी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा। किसान अगर गेहूं पैदा करता है तो उसको गेहूं का दाम नहीं मिलेगा, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन वही किसान अगर सोना खरीदने जाएगा तो 35,000 जो तोला होता था 70,000 तोला हो गया। आप लेनिन और मार्क्सवादी विचारधारा पर जा रहे हैं ना। जवाब दे रहा हूं। आप ये आप वही विचारधारा कह दीजिए ना कि हाँ हम लेफ्टिस्ट विचारधारा के तहत चलेंगे। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा किसान की उनकी लागत का, गेहूं पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, चावल पैदा करता है, उसका लागत नहीं मिलेगा। लेकिन सोने का दाम 35,000 तोले। अरे ये किसी ने मना किया है क्या? उस सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि उद्योगपतियों से उनका पैसा छीनकर, बाकी तमाम जो कमाने वाले वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनसे उनकी वेल्थ छीनकर, ये कैसे कर सकते हैं आप? ये कैसे कर सकते हैं सर? मैं तो कह रहा हूँ नहीं, ये कैसे हो सकता है कि नहीं कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ रही है अचानक और यहाँ पे जो गरीब होता चला जा रहा है, या किसान की इनकम 27 रुपए पर डे रह गई है। That's a different thing, sir. चले जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से संपत्ति को क्रिएट कर रहा है तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। लेकिन कोई मेहनत से अगर कोई कानून का पालन करते हुए अपनी संपत्ति बना रहा है तो आप कोई उससे थोड़ी वापस लेके और सब जगह बांट लेंगे। ये कहाँ तक जायज होगा? आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ लेफ्टिस्ट विचारधारा है। ओके अनुराग जी, बस एक सेकंड रुक जाइए, इसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे। अरे सुन लीजिए, नहीं ओके नहीं चलेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं ओके क्यों होता है? ओके नहीं है, पहले जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। किसान नहीं, शहजाद पूनावाला को जवाब अभी मिलेगा, जवाब रुक जाइए, जवाब मिलेगा। आप पहले आप वाजपेयी जी, आप पहले वाजपेयी जी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। वाजपेयी जी, समय दिया था बीजेपी को।
विपक्ष को भी समय दीजिए। अरे विपक्ष को इतना समय दिया और कितना समय दूं सर? रेशियो के मुताबिक आपको वक्त से ज्यादा वक्त दे दिया है मैंने, लेकिन शहजाद पूनावाला पहले 30 सेकंड में संक्षेप में ये जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं अपने दो और मेहमानों का रुख करूं। रूबिका जी देखिए, इन्होंने महिलाओं की बात की, तो यही महिलाओं का अधिकार छीनने की तो बात कांग्रेस का मैनिफेस्टो कर रहा है, ये कहकर कि हम लोग पर्सनल लॉ अर्थात शरिया अर्थात 3 तलाक को वापस लागू करेंगे। संदेश खाली पर भी चुप रहे और नेहा के हत्यारे फयाज को भी सेकुलर संरक्षण कैसे दिया जा रहा है कर्नाटका में, हम देख ही रहे हैं ना। कौन गया उनसे मिलने? नड्डा जी गए, सीबीआई की मांग की, इन्होंने क्या किया? लव अफेयर बताकर उसको गायब कर दिया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, ये प्रकाशित स्टेटमेंट है, आई विल गिव द वेल्थ ऑफ द नेशन टू मुस्लिम्स। ये किस प्रकार की राजनीति है? और ये समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? इन्होंने तो 2012 के मैनिफेस्टो में रूबिका जी लिखा था कि आतंकी एक धर्म के होंगे तो छोड़ देंगे, फिर छोड़ना शुरू किया था, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। याद है वाराणसी ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने का प्रयास किया था अखिलेश जी ने, और हाईकोर्ट ने कहा था कि कल पद्मश्री भी दे देंगे क्या इनको? तो ये वो लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति में आतंकियों के भी समर्थन में उतर जाते हैं। देखिए मैं पूछ रहा हूँ मणिपुर की बेटी के बारे में चिंता नहीं है क्या? मणिपुर की अपनी हमारी बेटियां नहीं है क्या? बीएचयू की बेटियां हमारी बेटियां नहीं थी क्या? ये पहलवान महिला जो देश का गौरव बढ़ा रही थी, उनको रोड पे घसीटा गया, उसके बारे में तो सबके मुंह में दही जम गया था क्या? वो बेटी देश की नहीं थी क्या? हाथरस की बेटी देश की बेटी नहीं थी क्या? उन्नाव की बेटी देश की बेटी थी क्या? ममता भंडारी कांड कहां हुआ? आप महिलाओं के बारे में कुछ बोलोगे नहीं? बारे भैया बारे बीजेपी बधाई भैया, क्या बात है। खुश हो जाइए, पर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी से सवाल पूछना चाहती हूँ। प्लीज अनुराग जी, आपकी आवाज कम कर रही हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, ये मामला एक बार फिर से मुसलमानों पर आ टिका है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने वर्षों तक मुसलमानों को सिर्फ टोपी पहनाई गई, मुंह में खजूर दिया गया और ताली बजाकर कहा गया हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असल में अगर उनको कहीं फायदा मिला है तो वो बीजेपी कह रही है हमारे राज में मिला है, विपक्ष ये कह रहा है हम आएंगे तो ये जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं इनसे पैसा लेंगे और फिर बाकी सब में बांटेंगे। सारे तार जोड़े जा रहे हैं और मामला एक बार फिर से आ गया है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर। रूबिका जी, तपिश से बचता ये कब उसके इख्तियार में था? तपिश से बचता ये कब उसके इख्तियार में था? वो सायादार शजर। तस्लीम रहमानी साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। अच्छा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है शायद। जी मैं तो अभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरी आवाज को आप सही करा दीजिए तो फिर मैं बात करूं। आप बोल, अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आई है मेरी आवाज? अब आ रही है। बोल रहा हूँ। जी मैं अर्ज कर रहा था कि तपिश से बचता ये कब उसके अख्तियार में था? वो सायादार शजर जो धूप के हिसार में था। हम इस देश का सायादार शजर हैं और सारी पार्टियों की धूप के हिसार में हैं। हमारे बगैर इस देश की राजनीति चलती नहीं है। प्रधानमंत्री जी को ये शुबा हो रहा है कि वो हारने वाले हैं, तो इस मुल्क के हिंदू कम्युनिटी को हमारा नाम लेकर डराया जा रहा है। सेकुलर पार्टियों को ये लगता है कि उनके पास कोई और वोट बैंक नहीं है तो मुसलमानों की बात करते हैं। तो हम वो दरख्त हैं सायादार शजर जिसको किसी से मिलता कुछ नहीं है। सारी धूप हमारे ही ऊपर आके पड़ती है, तपते रहते हैं, लेकिन नाम हमारा चलता रहता है इस देश में। 2006 से लेके आज तक कोई चीज हमको मिली नहीं। रोजाना मार्जिनलाइज हम होते चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री जो इक्वालिटी और इक्विटी का फर्क शायद समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी नहीं होता है। और देश में अगर बढ़ा है, संतुलन बढ़ रहा है, असंतुलन बढ़ रहा है वेल्थ का, तो कोई तो उसे ठीक करेगा। दूसरी बात, मेरी तो एक ही बीवी है और एक ही बच्चा है, तो क्या क्यों मुझे गाली दी जा रही है? मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी है। मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि मैं इंक्लूडर की कम्युनिटी हूँ। मुझे शर्म आ रही है
कि मेरे मुल्क का वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास करता है वो मेरी कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहा है इस मुल्क में, इस किस्म के बयान दे के और सनातन धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़के जो गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन में शिकायत हुई है, मुझे खुद भी जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास ये शिकायत लेके कि मुझे गाली दी गई है। तस्लीम रहमानी साहब, आपने अपनी बात की, लेकिन आपको ये शर्म तब क्यों नहीं आई जब इसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के साथ अन्याय करते हुए ये कहा कि पहला हक यहाँ के संसाधनों का मुसलमान का है, तब आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आई? तब जब हिंदू मुसलमान किया जा रहा था बैठे हुए एक प्रधानमंत्री की तरफ से, तब आपका दिल क्यों नहीं दुखा? मुसलमानों का पूरा पक्ष एक प्रधानमंत्री की तरफ से ले लिया जाता है तस्लीम रहमानी साहब, तब आपका दिल नहीं दुखता है, तब आप शर्मसार नहीं होते हैं? आप ये चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर हम छायादार पेड़ हैं, मुसलमान कौम। सुनिए ना, सुनिए, मैंने आपको बहुत कायदे से सुना। तस्लीम रहमानी साहब, आप कह रहे हैं कि मुसलमान कौम जो है, प्लीज सुनिए, कि एक छायादार कौम है और इनके बगैर किसी का काम नहीं चलता है। सर गिरबान में झांकिए, मुझे खुद दर्द होता है, मैं खुद इस कौम से ताल्लुक रखती हूँ। आपको, हमको हर पार्टी ने ढोल समझ लिया है, और वो इसलिए ढोल समझ लिया है क्योंकि आप जिसको वोट देते हैं वो आपका काम नहीं करता है, आप जिसको वोट नहीं देते हैं उसको आपकी पड़ी नहीं है। जो आता है आपको यहाँ से थाप दे जाता है, वहां से थाप देकर चला जाता है, और आप खुश हो जाते हैं सोच के कि मैं ढोल नहीं, मैं तो छायादार पेड़ हूँ, मैं तो छायादार पेड़ हूँ। सर, आप छायादार पेड़ नहीं है, इस कौम को समझना होगा कि आप एक सीढ़ी बनकर रह गए हैं। लोग आप पर पैर रखते हैं और ऊपर बढ़ जाते हैं, आप सीढ़ी के सीढ़ी रह जाते हैं। लेकिन हमारी भी सुनिए। अब एक सेकंड सर रुकिए, मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन आपको शर्मसार उस प्रधानमंत्री के बयान पर भी होना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की है, कहकर के इस देश के संसाधन सबसे पहले मुसलमानों का हक उस पर है और उसके बाद बाकी किसी का है। लेकिन अब बात चूंकि इस यहाँ तक आ गई है, दूर तक जाएगी सर, आप समझ जाइए। वाजपेयी साहब, शहजाद पूनावाला भी यहाँ पर मौजूद है, अनुराग भदौरिया भी मौजूद है और तस्लीम रहमानी भी। मामला अब आ गया है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर। तस्लीम रहमानी साहब रुक जाइए अब। लेकिन ये जो तैश आया है, ये तैश उस वक्त तो नहीं देखा गया था, आज बड़ा तैश देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुसलमान कह दिया। हालांकि ये नहीं कहा कि मुसलमान घुसपैठिए, ये कहा कि अगर वेल्थ को यहाँ पर बांटा जाएगा तो उसमें घुसपैठिए भी आ जाएंगे। तो क्यों ऐसा माना जा रहा है कि घुसपैठिया कहा गया है मुसलमान को? वाजपेयी जी, सर रुकिए ना, तस्लीम जी ऐसे नहीं चलेगा, रुक जाइए प्लीज। वाजपेयी जी देखिए, अपना रुबिका जी संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो जरा इनसे पूछिए। तस्लीम साहब बैठे हैं, भदौरिया साहब भी बैठे हैं, ये तुष्टीकरण का कोई कंसेप्ट है संविधान में, या संविधान में कहीं तुष्टीकरण की बात है जो ये तुष्टीकरण किया करते हैं? और कांग्रेस तो इसके लिए जानी जाती है। याद करिए, वो उनके एक एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी 2014 में, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इसीलिए हारी है क्योंकि ये तुष्टीकरण करती है एक संघ का, एक वर्ग का। उसको ये तो एडमिटेड फैक्ट है ना, इसको कहाँ डिनाई करोगे? और तुष्टीकरण करते करते एक तरीके से एक समाज के वर्ग को गुमराह किया गया, मूर्ख बनाया गया और सिर्फ उनका वोट दिया गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की क्या इन्होंने कभी? बड़े जोर शोर से सच्चर कमेटी की अपॉइंट की थी और उसको लागू नहीं किया आज तक। और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो जाती है जब आप कब्रिस्तान की तो बाउंड्री बनवाओगे और शमशान को छोड़ दोगे, जब आप मौलवियों को तो महीने की तनख्वाह दोगे और पुजारियों को छोड़ दोगे, जब आप अल्पसंख्यक वर्ग के लड़कों को तो स्कॉलरशिप दोगे और हिंदुओं को उसमें से छाड़ दिया करोगे। आज की तारीख पर आप पर यह आरोप लग रहा है ना कि राम राम करने में तो आपका सीना फूल जाता है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो हेट स्पीच ही निकलता है। शहजाद, इसका जवाब दीजिए आप। विपक्ष जो कह रहा है कि आप लोग भी तो एक तरह का ध्रुवीकरण ही कर रहे हैं ना, ये लोग मुसलमानों को रिझाते थे, आप हिंदुओं को रिझा रहे हैं। फर्क क्या है आप में और दूसरी पार्टियों में? मैं बताता हूँ। रूबिका जी, मुझे बताइए, अभी तस्लीम रहमानी ने भी कहा कि हमें डराया जा रहा है। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, दिल्ली, नेल्ली, ये जब दंगे हुए तब इनको डर नहीं लग रहा था। जब बम फट रहे थे, दंगे हो रहे थे मुजफ्फरनगर के, तब डर नहीं लग रहा था। रूबिका प्लीज, रूबिका इस तरीके से नहीं हो सकता।
रूबिका, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। मैंने तस्लीम भाई, आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्लीम भाई, अपनी मेरी अपनी बात बारी सुनिए में ना। बात रखेंगे। तस्लीम भाई मेरी बात सुनिए। नहीं, this is not the way. मैं ना आपको ना देख पा रही हूँ ना सुन रूबिका, पा रही हूँ। it's pointless. मैं ये आपको debate पूरा pointless है। मैं पूरा मौका दूंगी। तस्लीम डिबेट भाई, पॉइंटलेस हो जाती है। तस्लीम साहब रुकिए ना, मैं आपको मौका दूंगी। मैं नहीं सुन पाऊंगी, कोई नहीं सुन पाएगा। मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी जो आवाज मुझे मिल पा रही है उससे मैं समझ पा रही हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं मौका दूंगी। एक बार संक्षेप में उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं तस्लीम साहब आपके पास आऊंगी। शहजाद पुनावाला। रूबिका जी, आज जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट 3000 करोड़ से 5000 करोड़ हो गया, जब एएमयू का बजट 600 करोड़ से 1200 करोड़ हो गया, आज जब 70-80% जो हिस्सेदारी है सारी स्कीमों में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सारे समाज को मिलता है, आज जब 44 करोड़ बैंक अकाउंट खुले तो उसमें माइनॉरिटी के भी अकाउंट खुले हैं, जब टॉयलेट बने तो शिल्पा सुल्ताना को भी टॉयलेट मिला है, जब अनाज बटा है तो अनुराग और रूबिका दोनों को अनाज मिलता है, तो आज डर लग रहा है। परंतु हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर दंगे देने वालों के समय पर सुंदर सेकुलरिज्म का गीत था। मैं आपको बोलता हूँ, दूसरी बात छोड़ दीजिए, गुजरात के मुसलमानों की स्थिति और बंगाल के मुसलमानों की स्थिति उठाकर कोई भी पैरामीटर पर कंपेयर कर दीजिए रूबिका जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बैंक अकाउंट हो, पार्टिसिपेशन इन पीएसयू हो, कौन सा बेहतर कर रहा है? वो गुजरात जिसको कम्युनल कह के थकते नहीं है, और वो पश्चिम बंगाल जहां पर लेफ्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार और तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है। पर आज डर क्यों लग रहा है? क्योंकि यूसीसी लागू करने की बात हम कर रहे हैं, तब डर लग रहा है। ये संविधान के साथ है, संविधान के खिलाफ है। महिलाओं के साथ है, महिलाओं के खिलाफ है। मणिपुर तो बोलते हैं, मणिपुर पर चर्चा हुई, ब्रिजभूषण पर तो कार्रवाई हुई, परंतु एक वाक्य बता दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश जी का नेहा के हत्यारे पर मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है? क्या देश का सारा मुसलमान घुसपैठिया है? ये किसने कहा है भाई? मैं तो बोल रहा हूँ कि ये तो कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कानून तोड़ने का कोई धर्म नहीं होता, तो हमने तो घुसपैठिया जो कानून तोड़ रहा है उसकी बात की है। अगर आप इस प्रकार की, और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है ना कि लीकेज के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से जो बेनिफिशियरी को जाना चाहिए था वो नहीं जाता था। 3 करोड़ इलीगल बेनिफिशियरी पाए गए थे। अब जब डीबीटी से किया गया तो सारे मुसलमान थे क्या? वो तो कई सारे धर्मों के थे। इन्होंने क्यों समझ लिया? पर इसका मतलब कि मुसलमानों को इस दृष्टि से देखने का काम यही करते हैं। इनके लिए अफजल गुरु ही मुसलमान है, इनके लिए औरंगजेब ही मुसलमान है। ये कभी मुसलमान नहीं मानते, जवाब दीजिए। कभी वीर अब्दुल हामिद को मुसलमान नहीं मानते। आपने क्यों मान लिया कि घुसपैठिया आपको कहा जा रहा है? अरे भाई, कोई बच्चा नहीं है इस मुल्क में, सब लोग 2 रोटी खाते हैं किसी ना किसी सूरत, मेहनत करके किसी सूरत, सबको समझ में आता है। पहले मुसलमानों का नाम लिया, उसके बाद कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम, उसके बाद कहा कि ये घुसपैठियों की कौम। ये क्या है? ये अगर मुसलमानों से रेफरेंस नहीं है मुसलमानों का, तो किसको है? और पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे। आप का नाम लेते हैं, गुजरात का नाम लेते हैं, आपके मुंह में दही जम जाती है। आप मणिपुर का नाम स्क्रीन पर प्लीज, इसमें आपको दही जम जाती है। सिखों के साथ एक सेकंड, रूबिका एक सेकंड, आपके मुंह में दही जम जाती है, तब आप कोई आपका जिक्र भी नहीं करते। आपको मलियाना, हाशिमपुरा याद रहता है, हमें भी याद रहता है, लेकिन हमें गुजरात भी याद रहता है साथ में, और दूसरी जगह भी सबकी सब याद रहती है। जो जिनको घुसपैठिया आप कह रहे, मैं तो, मेरे दादा परदादा सब यहाँ पैदा हुए, आप मुझे घुसपैठिया कहेंगे सिर्फ इसलिए कि आप वोट लेना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए? अरे भाई, आपको कौन कह रहा है घुसपैठिया? तस्लीम साहब, घुसपैठिए को घुसपैठिया कह रहे हैं। असम में जो घुसपैठिए हैं वो कौन है? बंगाल में जो घुसपैठिए हैं वो कौन है? कहाँ से आ रहे हैं? उनको घुसपैठिए कहा जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप घुसपैठिए हैं? को लीगलाइज कर रहे हैं सीसीए के जरिए, और दूसरों को घुसपैठिया कह रहे हैं धर्म के नाम पे। आपको तो शर्म आनी चाहिए घुसपैठिए का लफ्ज भी लेते हुए। आप सीए के नाम पर घुसपैठियों को दावत दे रहे हैं इस मुल्क में। ओके, 30 सेकेंड्स शहजाद पुनावाला, और उसके बाद अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, मैंने मौका दिया तस्लीम रमानी साहब। रूबिका, मुझे याद आ रहा है कि आपने कई बार जब दूसरे चैनलों पर भी पॉपुलेशन की डिबेट की तो यही तस्लीम रहमानी कहते थे कि मुसलमानों की तो टोटल फर्टिलिटी रेट आज एक समान हो चुके हैं बाकियों के। आज तस्लीम रहमानी कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग मतलब मुस्लिम। ये अपना एनालिसिस निकाल रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने तो मनमोहन सिंह के बयान को कोट किया। पहले सुन लीजिए सर, बीच में हर बार
सर ऐसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो भाई जनता को पता नहीं चलेगा। नहीं रूबिका जी, ये तरीका नहीं हो सकता। रूबिका जी, एक वाक्य भी अगर नहीं बोल पाऊं मैं बिना हस्तक्षेप के या टोका-टाकी के, नहीं रूबिका जी, दिस इज नॉट द वे। तस्लीम साहब वो बीच में रूबिका जी, ऐसे नहीं हो सकता डिबेट भाई, नहीं बोले ये डिबेट ऐसे नहीं हो इंतजार कर रहे थे सकती, अपने ये काउंटर डिबेट का। आप ऐसे नहीं हो इतनी तीखी बातें कह रहे थे तब भी वो काउंटर का इंतजार कर रहे थे। तस्लीम साहब, लेट अस अंडरस्टैंड रूबिका जी, this is not the way। तस्लीम साहब, आपने इतनी तीखी बातें कही, उसके बावजूद वो सुन रहे थे, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। आप सुन लीजिए ना। ओके 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 तस्लीम साहब, रूबिका, इस प्रकार की चर्चा का शहजाद, रूबिका कम से कम अपनी बात अपने समय पर कहे, मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। बिना सुने ये फायर करने लगते AK-47, ये क्या तरीका है भाई? अब सुन लीजिए मेरी बात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनमोहन सिंह के एक बयान को कोट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का तरीका है उससे तो जो अवैध लोग हैं या अवैध बेनिफिशियरी उनको मिलेगा, पर इन्होंने हर अवैध बेनिफिशियरी में मुसलमान क्यों देख लिया भाई? ये खुद डिबेट में पॉपुलेशन की कहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। ये खुद कहते हैं कि देखिए वो जो NRC हुआ असम में, उसमें ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, उसमें मुस्लिम है ही नहीं। और आज अपना पूरा स्टैंड बदल रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि ये संरक्षण दे रहे थे क्योंकि वो एक धर्म से हैं। अब बता दीजिए, क्या आतंकवाद को इसलिए संरक्षण देते हैं क्योंकि आतंकवादी अगर पकड़ा गया तो वो मुसलमान निकलता है? अब इनसे पूछे कि फयाज के ऊपर अखिलेश यादव ने अभी तक क्यों नहीं बोला? क्योंकि सेकुलर संरक्षण देना है, इसीलिए शाहजहां शेख पर नहीं बोला। हमने तो ब्रिजभूषण पर भी कार्रवाई की, हमने तो मणिपुर पर भी बोला, पर बोलिए ना, नेहा के हत्यारे पर कोई स्टैंड नहीं लेता। अनुराग जी, कई ऐसे बड़े केसेस में आप चुप रहते हैं क्योंकि उसका ताल्लुक माइनॉरिटी से होता है, सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो देखिए वो उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोगों ने तो चश्मा संप्रदाय का पहन रखा है, कहाँ समझ में आएगा कौन क्या कहता है। फयाज पे क्या बोला अखिलेश जी ने? एक बात, मैं आपके नेहा के हत्यारे पर क्या बोला? नहीं बोला, अभी ज्ञान बहुत देते हो। पहले चुप रहने का क्या बोला भाई? कम से अरे आपके कहने से थोड़ी बहुत मुझे अपने बारे में बोलने दीजिए। अच्छा, आपके बारे में बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में शहजाद पूनम वो नहीं बोला था मैं। अब अनुराग जी की बारी है, उनसे सवाल का जवाब लीजिए। डिबेट छोड़ के भागने लगते हो। सवाल का जवाब लीजिए उनसे। रूबिका जी में जा रहा हूँ, ऐसे कैसे डिबेट होगा? रूबिका जी में जा रहा हूँ, अनुराग जी, दूसरे के बीच में चिल्लाने लगते हो। आप अपने वक्त, चलिए जाने लोग आपको रुखसत कर रहे हैं। आप बताइए संदेश खाली पर क्या स्टैंड है? नहीं, संदेश खाली और नेहा के विषय पर प्रयास पर क्या बोलेंगे? रूबिका जी मैं जा रहा हूँ, रूबिका जी मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलने लगेंगे इनके बीच में बोलो तो, ये धमकाने लगेंगे आपको। इनके पास जवाब दीजिए अनुराग जी, जवाब दीजिए अनुराग जी। अरे सुनिए, फयाज पे बोला नहीं जा रहा क्या? भैया सुनिए मेरे प्रभु, फयाज पे बोलिए, फयाज पे। चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला, फिर बदतमीजी करने लगे। मैं आपका प्रभु नहीं हूँ भाई, तुम्हारे बीच में बोलूंगा, प्रभु नहीं हो सकता हूँ। तुम्हारी औकात दिखा दूंगा तुम्हारे बीच में। प्रभु कोई और ही चल रहे हैं, आप बता दीजिए। प्लीज, आप लोगों ने हमेशा भाषा की मर्यादा मेरे शो में रखी है। मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, ऐसे नहीं, आप अपनी मर्यादा मत लांघिए। मेरे पास वक्त की कमी आप लोग जानते हैं, ये वो वक्त होता है जब मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बावजूद आप इस तरीके से लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? चुनाव लड़िए ना, ये शब्दों के खेल से क्यों लड़ने लगते हैं आप? आइए मैदान में चुनाव लड़िए, जनता बता देगी कौन किस पर भारी है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, 4 जून को आएंगे नतीजे, आप देखते रहिए।